बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रज़ा सईद इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास जारी रहा, लेकिन इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक अहम तकरीर की और उसके बाद अपनी तकरीर के अख्ताम में कोरम पूरा ना होने की निशानदेही उन्होंने कर दी, जिसके बाद जो इजलास की कार्रवाई थी वो फर्दर आगे जारी नहीं रह सकी। मुराद सईद साहब, जो कि रिवायती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि जब भी बिलावल साहब तकरीर करते हैं तो उसकी जवाबी तकरीर मुराद सईद साहब को करनी होती है, लेकिन आज मुराद सईद साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस पर कोरम पूरा ना होने की वजह से अपनी तकरीर का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने फौरी तौर पर मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी तकरीर में अपनी जो रिवायती उनका मौक़िफ़ होता है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तकरीर के जवाब में, वो उन्होंने पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिन मामलात की निशानदेही की, उसके अंदर कुलभूषण जाधव नामी इंडियन नेवी का जो हाजिर सर्विस दहशतगर्द जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ने जिसको पाकिस्तान की हुदूद के अंदर बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हुए गिरफ़्तार किया था और जिसको मजाज अदालतों से बाकायदा सज़ाए मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया भारत की हुकूमत ने और पाकिस्तान ने भी वहाँ पर उस केस की पैरवी की, जिसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से जारी हुई और उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन के अंदर कुछ नरमी की गुंजाइश निकालने की ज़रूरत पेश आई, जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान ने लॉ मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए मई के महीने में एक कलील मुद्दती ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत कुलभूषण जाधव को ये कानूनी मौका फ़राहम किया गया कि वो अगर अपनी सज़ा के हवाले से किसी सिविल अदालत के अंदर अपील करना चाहता है तो वो अपील कर सकता है। इस ऑर्डिनेंस को लेकर कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खासी गर्म गुफ्तगू और बहस हुई। याद रहे कि ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में जारी होता है उस वक्त के जब पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा होता, पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होती, तो ऑर्डिनेंस जारी होता है। इसको लेकर पीपल्स पार्टी, PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों ने अपने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ास तौर पर जहांगीर खान तरीन साहब का भी जिक्र निकाला और उन्होंने शुगर माफिया के हवाले से और आटा के हवाले से जो माजी करीब में इन्वेस्टिगेशंस हुकूमत की जानिब से होती रही हैं उनको भी हदफ़ तनकीद बनाया और लुबे लुबाब ये था कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसके बारे में जस्टिस मकबूल बाकर का 87 सफ़े का 2 रोज़ पहले आने वाला बहुत अमारकतुल आरा फैसला अभी एक रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि नैब को बहैसियत इदारा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, जबकि मुल्क में एहतसाब करने के लिए और बकौल उनके अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करने के लिए एक नए इदारे को तश्कील दिया जाए जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलकर काम करे और इस हवाले से प्रोसीड करे, और जब लेकिन मौजूदा नैब को उन्होंने ख़त्म करने की बात की। ये तमाम मामलात हैं जिनको कोशिश करेंगे अहाता करें इस गुफ्तगू में। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज एक अहम फ़ैसला दिया गया। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA को कहा गया कि वो पाकिस्तान नेवी सेविंग क्लब के नाम से जो रावल झील के ऊपर एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी पाकिस्तान नेवी ने कायम की है, उसकी जो लीगल पोजीशन है ज़मीन एक्वायर करने के हवाले से जो CDA के एंड पर जो चीज़ें जो सुकम मौजूद है, उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर CDA को सख्त अदीबी कार्रवाई करने की हिदायत दी, जिसमें यह हिदायत भी शामिल थी कि इस क्लब को फौरी तौर पर सील किया जाए और इस बात का भी उन्होंने इंदिया दिया कि क्यों ना CDA के जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो बर वक्त कानूनी तौर पर इस मामले को एक्सपेडाइट नहीं कर सके और वो प्रोजेक्ट तैयार होकर बाकायदा बाज़ाब्ता इफ्तिताह तक भी चला गया। इस मामले पर भी गुफ्तगू की। शहाद अली शाह जिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब अली परवेज़ मलिक साहब लाहौर से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब कराची से मवासलाती राब्ते पर हमारे शो का हिस्सा हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आफ्ताब सिद्दीकी साहब से करना चाहूँगा। आफ्ताब साहब को आवाज़ जा रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आज जो ऐवान में गुफ्तगू रही उसमें बिलावल साहब ने ख़ास तौर पर कुलभूषण के हवाले से भी उन्होंने कहा, लेकिन जो अहम बात है इस वक्त जो चर्चा हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, वो ये कि कुलभूषण का जो मामला है ये तो 4 साल पुराना है और इसकी जो हैंडलिंग है वो पिछले दौरे हुकूमत जो थी, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो दौरे हुकूमत था, उसमें इसकी हैंडलिंग के लीगल मामला ज़्यादातर एक्सपेडाइट हुए।
तो अब इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो हदफ तनकीद क्यों बन रही है, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्या कहिएगा इस पे? अच्छा, इसका तो बहुत आसान सा जवाब है। पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो। जी, आफ्ताब सिद्दीकी साहब से मवासलाती राब्ते में हमें थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। अली परवेज़ मलिक साहब ज्वाइन कर चुके हैं हमें। रजा भाई मैं इधर ही हूँ। जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, ये मेरा ख्याल है तरतीबवार सवाल पहले आपके पास ही आना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत 2016 में आपकी थी और कुलभूषण जाधव के हवाले से जो एक बारीक नुक्ता है जिसके ऊपर बात हो रही है वो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस को गो के लेकर भारत गया था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट करते हुए एक्सेप्टेंस दी थी और जिसके बाद वहाँ पर केस प्रोसीडिंग्स चली आगे। तो ये आपकी दौरे हुकूमत का वाक़या है। तो अब इसके ऊपर जो एहतजाज हो रहा है पार्लियामान के अंदर, उसमें मौजूदा हुकूमत का क्या इतना ज़्यादा कसूर है इस सारे मामले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रजा भाई, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी। देखें, ये मैं इस बात पे बिल्कुल आपका जवाब दे देता हूं, पर ये जो आपने कहा कि जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाके हमने अपनी एक्सेप्टेंस दी, और यही बात मुराद सईद साहब ने असेंबली के फ्लोर पे भी कहने की कोशिश की। तो मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश ये होगी को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको मानने या ना मानने से हकीकत चेंज नहीं हो जाती। अच्छा। अगर आपने एक दुनिया के अंदर रहना है, कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर रहना है, तो आपको उस दुनिया के असूल और उनके इदारों के साथ मिलकर काम करना। वजीर आजम साहब पहले कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद ब खुद ही सारी चीज ठीक कर लूंगा। बाद में इनको IMF जाना पड़ा और दूसरे इदारों के साथ भी मदद लेनी पड़ी अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब जहां तक यादेव साहब का मामला है, देखें इसमें रजा भाई दो डायमेंशंस हैं। एक तो ये है कि देखें जो खसूसी सहूलतें यादेव साहब के लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस के अंदर इंट्रोड्यूस की हैं, मैं चाहूंगा मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है आफ्ताब सिद्दीकी साहब। आप उनसे पूछें कि अगर इनके पास कोई लोकल टेस्ट इनको ये एप्रीहेंड कर लें तो क्या ये कंसेंट मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को रिव्यू करने की इन्होंने उनको भी दी है? बिल्कुल नहीं दी है। सिर्फ और सिर्फ ये चोरी छुपे जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं ये एक आदमी को फैसिलिटेट करने के लिए लाए हैं, क्योंकि ये मोदी के यार असल में ये हैं। जो दुआ करते थे उसके इलेक्शन से पहले कि या अल्लाह मोदी इलेक्ट हो जाए, मैं उसके साथ मिलके सारे मसाइल हल करूंगा। तो ये इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। दूसरी जो डायमेंशन है रजा भाई, दूसरी डायमेंशन ये है कि ये ऑर्डिनेंस 20 मई को ये हुकूमत बनाती है, इशू करती है। उसके बाद असेंबली का सेशन 5 जून से होता है, पूरा बजट के लिए कार्रवाई होती है, ये ऑर्डिनेंस असेंबली के अंदर टेबल नहीं होता। उसके बाद आपका इजलास दोबारा 8 जुलाई को शुरू होता है। उसके बाद आज तक वो इजलास चल रहा है। और ये क्यों ऐसा इन्होंने किया कि जी बिल्कुल जब वो कंक्लूड हो रहा था सारे का सारा सेशन और ये मामलात खत्म हो रहे थे तो इन्होंने टेबल करने की कोशिश की। अगर ये इतनी ही मजबूरी थी और इंटरनेशनल जो हमारी ऑब्लिगेशंस है उनके तहत करना था तो इनको कहते कि ये रेलेवेंट कमिटीज के अंदर फौरन लेके आ जाते, सबसे इनपुट लेते, अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करते और उसको आगे किस तरह कलेक्टिव चलते। क्योंकि इन्होंने एक दफा फिर चोरी छुपे ये काम करने की कोशिश की है, तो इसीलिए हक बजानिब है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये अलार्म रेज किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये अलार्म रेज किया कि ये एक दफा फिर असल में जो मोदी के यार हैं वो इमरान खान साहब हैं, जो उनको मदद कर रहे हैं, उनकी सहूलत कर रहे हैं। और एक जो कन्विक्टेड यहाँ पे आपका टेररिस्ट और स्पाई है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये खदशात मेरे भाई एक्सप्लेन कर दें कि इनको चोरी छुपे क्यों करने पड़े। तो हम आफ्ताब सिद्दीकी साहब की तरफ चलते हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपको अब हमारी आवाज वाज़ेह आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, एक नुक्ता है जो मेरे सवाल का हिस्सा भी बन रहा है आपके लिए, वो ये कि लॉ मिनिस्टर जो हैं आपके फरोग नसीम साहब, मतलब जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अहम मुकदमे की पैरवी करने के लिए लॉ मिनिस्ट्री से दे दिया था इस्तीफा और उसके बाद फिर वो उधर सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हो गए थे। तो क्या लॉ मिनिस्टर का ना होना भी वजह बन गया इस बात का कि ये ऑर्डिनेंस बर वक्त असेंबली में पेश नहीं हो सका? देखिए, पहले तो कुलभूषण के ऊपर आ जाए, वो भी ये जो इस वक्त आफ्ताब सिद्दीकी साहब के साथ हमें फिर मवासलाती राब्ते में दुश्वारी हो गई। जिलानी साहब, अब ये इसका आपको पूरा करना होगा जवाब कि क्या फरोग नसीम साहब का इस्तीफ़ा जो है उसने भी किरदार अदा किया है लॉ मिनिस्ट्री की डेफिशिएंसी के अंदर?
बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। मैंने जो गुफ्तगू सुनी मलिक साहब की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। सबसे बड़ी बात अहम ये है कि इसमें विल एक होती है। विल, आप किसी भी इशू को जब आप टेकअप करते हैं, उसको आप एड्रेस करते हैं, तो उसकी विल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ यू वांट टू टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन और यू वांट टू जस्ट प्ले पॉलिटिक्स ऑन इट। सही। तो मेरा ख्याल है कि इस पे पॉलिटिक्स से ज़्यादा ये है कि इसमें एक नाअहली और इसमें एक विल का ना होना और कुछ ऐसे पसे पर्दा मामलात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बारगेनिंग में हैं आलमी सतह पे जिसके अंदर शायद ये मजबूर हो चुके हैं। अच्छा। और उसको उस तरीके से प्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उसको परसू नहीं कर पा रहे हैं लीगल फोरम्स पे या किसी भी फोरम पे, पार्लियामेंट्री फोरम पे। ये एक कहते हैं कि दिन दहाड़े एक डाके के मुतरादिफ है कि आप एक चीज़ व्हेन द पार्लियामेंट इज़ इन सेशन इन प्लेस, और ये एक तवील दौरानिए का ये इजलास है जो कि अगस्त तक चलना है। आपने जो तफसीलात बताई, मैं ज़्यादा उस पर वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। जो मलिक साहब ने बताई कि मई से शुरू हुआ, जून के अंदर बजट था, ये 20 तारीख का ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस itself is raises many eyebrows and it's a $1 million question कि ये क्यों आया, इसके पीछे मंतक क्या है। तो मंतक यही है कि मामला जो इनकी इनएफिशिएंसी है, इन्होंने परसू नहीं किया। पीटीआई की गवर्नमेंट कब आई है? 2018 के अगस्त के बाद आई है। इन 2 सालों के अंदर दे वर अनएबल टू एड्रेस दिस इशू और टेक अप टू द हाईएस्ट फोरम। आईसीजे के अंदर एक बात है, कन्फेशन है, हर मामला है। कमांडर कुलभूषण यादव जो है वो एक दहशतगर्द है, वो एक हाजिर जासूस सर्विस है, इंडियन नेवी, हाजिर सर्विस है। आपने इससे पहले जो है वो जो जहाज, वो जो पायलट था जो अभिनंदन, उसके मामले के अंदर, अभिनंदन के अंदर आपने अपना हीरोइज्म तो आपने कर दिया, आपने वाह करवा दी जी, चाय पिला दी, और उसके बाद उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी इमेज बिल्डिंग कर दी। और उसके बाद सर वो लेकिन पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग थी, देखिए पीटीआई की नहीं थी। हमें ये भी सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की वाह कहाँ जरूरत पड़ती है उसकी। हमें उसकी जरूरत क्या इस जगह पर पड़ी थी? इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें कहे कि हम बहुत ही अतदाल पसंद लोग हैं, हम बड़े, हमारे अंदर कोई ऐसी वो नहीं है, हम रिजिड एक्सट्रीमिस्ट सोच के मालिक नहीं है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर एक अलहदा मामला होते हैं, अलहदा चीजें होती हैं। आप ये देख लें कि उसके बाद मेरा ख्याल है आफ्ताब सिद्दीकी साहब से रब्ता हमारा हो गया है। आफ्ताब भाई माजरत, आपसे 2 मरतबा हम डिस्कनेक्ट हुए, अब आप बात मुकम्मल कीजिए प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैंने अली परवेज की भी बात सुनी, इसकी भी थोड़ी सी बात सुनी है। आज जो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुआ सब पॉइंट स्कोरिंग था, और वो भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। आपको मालूम है कि हाजिर सर्विस से एक ऑफिसर पकड़ा गया, और वो किस दौर में 4 साल पहले पकड़ा गया, और नवाज शरीफ साहब के मुंह से कभी उसका नाम तक नहीं आया, सबको सब इस बात के गवाह हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो केस चला, उस केस का जो डिसीजन आया उसके हिसाब से उसी डिसीजन में रहते हुए हमने मूव करना है। और ये कोई भी किसी भी पार्टी में, पाकिस्तान के किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको कोई एनआरओ दे दिया जाए या किसी को छोड़ दिया जाए। कोई भी पार्टियों में अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, हमें इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कतई जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि आपके इदारे मजबूत हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी हुकूमत मजबूत है, कभी भी ये नहीं चाहेगी। हमारा वो सिलसिला नहीं है कि प्राइवेट इनविटेशन पे मोदी साहब का आ रहे हैं और नवासी की शादी में वो अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे मरी में कौम साहब आए थे, वो मालूम है उसके बाद क्या हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई लूज टॉक करने की हमें जरूरत है। कुछ नेशनल इश्यूज ऐसे होते हैं जहाँ हमारी कंसेंसस की जरूरत है, और वो जो हमारे क्रॉस द बोर्ड हमें कंसेंसस होनी चाहिए तमाम पार्टीज में। नेशनल इश्यूज के ऊपर हमें जो है ना पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी मुनासिब बात आपने की, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो नेशनल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हमारी रवायत भी ये रही है कि पार्लिमानी जमातें तमाम जो हैं वो बेशक उनका थोड़ा बहुत मुख्तलिफ ओपिनियन क्यों ना हो, लेकिन कन्वर्जेंस होता है और एक पॉइंट पे आके सब मुत्तफ़िक भी होते हैं और एक मुश्तरका मौक़िफ़ भी इख्तियार करते हैं। और हम भी उम्मीद रखते हैं कि इस मामले को भी मुश्तरका मौक़िफ़ के तहत ही हैंडल किया जाएगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
जी, वक्फे के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक साहब लाहौर से हमारे साथ हैं और मैं एक सियासी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। इसके दो हिस्से हैं। सवाल के पहला हिस्सा ये है कि क्या वजह है कि तासुर बहुत गहरा होता चला जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत जारहाना अंदाज में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ़ टाइम देने के इरादे में नज़र आ रही है, लेकिन नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत है वो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी का शिकार नज़र आती है या किसी बैक चैनल डिप्लोमेसी की वजह से कुछ हल्का हाथ रखते हुए नज़र आते हैं। इसके ऊपर मुझे आपका कमेंट चाहिए। जी रजा भाई, मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूं, पर मैं नहायत ही जो मेरे काबिल एहतराम बड़े भाई आपके पास आफ्ताब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं। पीटीआई में चंद लोग हैं जो इस किस्म के ऑनरेबल हैं, उनमें से एक ही हैं। इन्होंने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने यादव साहब का नाम लेने की कभी तकलीफ नहीं की। तो मुझे बताएं, ये जो सारे का सारा मामला जो कंक्लूजन के ऊपर लेके गए, क्या ये मियां नवाज शरीफ साहब की रजामंदी के बगैर हो सकता था? नहीं हो सकता था ना रजा भाई। तो जिस तरह से आपको नेशनल इश्यूज के ऊपर कई दफा खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है बट काम करना पड़ता है, उस नवाज शरीफ साहब ने इस काम को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया था। इसका मुकाबला कर लें, आज जो अभी रिसेंटली आपको पता है बुरहान वानी साहब की बरसी गुजरी है, हमारे जो कश्मीर के एम्बेसडर थे जिन्होंने एक बहुत जबरदस्त यूनाइटेड नेशंस में जाके तकरीर तो की थी, आपको उसके बाद बुरहान वानी साहब के लिए उनके दो अल्फाज आपको सुनने को मिले जब ये अभी बरसी गुजरी है चंद दिन पहले। मुझे बताएं, रियाज नाइको साहब के मामले के ऊपर क्या उन्होंने कोई इशू उठाने की कोशिश की? साल होने को जा रहा है कंप्लीट 5 अगस्त को। मुझे बताएं, उस स्पीच के अलावा कभी इन्होंने कोई एफर्ट, इसके प्रैक्टिकल एफर्ट करते हुए देखा? कितने मुल्कों के कैपिटल्स के अंदर गए, किनको जाके इन्होंने ये अवेयरनेस पहुंचाई? तो इस किस्म की बातें मुनासिब नहीं लगती। बिल्कुल ठीक आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने कहा कि नेशनल इश्यूज के ऊपर कौम को इकट्ठा करना चाहिए, पर मुझे बताएं अभिनंदन साहब का जब वाकया हुआ, उस जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बाकी सर्विसेज चीफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर सारी कौम को यकजा करने के लिए लीडरशिप के पास आए, तो वो कौन सी कुर्सी रजा भाई खाली थी उस दिन जिसका जो इजलास के अंदर नहीं आया? वो कौन सा आदमी था जिसने आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के ऊपर भी कौम को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की? वो कौन सा आदमी था जब कोविड की यहाँ पे वबा फैलती है तो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बिलावल भुट्टो साहब के साथ बात करने को, उनकी सजेशन लेने को तैयार नहीं था? तो ये क्लियरली एक ही शख्स है जिसका जर्फ आपको या कम जर्फी नजर आती है, जो इस कौम को इकट्ठा नहीं करता। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्राइम मिनिस्टर बनने को तरजीह देता है एज अपोज टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने का। तो ये वो खामी है जिनका मैं नहायत ही एहतरामन आफ्ताब साहब को जवाब देना चाह रहा था। अब आपने जो सवाल दी गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो क्या बेहतरी कर सकती है, किस तरह से और ऑपोजिशन को इकट्ठा करके मामलात को आगे लेके चल सकती है। रजा भाई देखें, बात यह है कि फ्रॉम डे वन हमारी पार्टी ने ये कोशिश की है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज को यकजा करे। आपको याद होगा जब ऑपोजिशन जॉइंट ऑपोजिशन ने स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली का इलेक्शन आया तो सबने खुर्शीद साहब को पूरे वोट उस वक्त भी दिए। शहबाज शरीफ साहब का नाम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने प्रपोज किया, शहबाज शरीफ साहब का कैंडिडेचर फाइल हो गया। बाद में जब वोट का मामला आया तो चंद हमारे दोस्तों को कुछ तहफ्फुज़ात थे या कोई और उनके खदशात थे या जो भी मामलात थे उन्होंने उससे बैकआउट कर दिया। उसके अलावा सब ने कुछ हॉट एंड कोल्ड या कोई अपनी ऐसी स्ट्रेटजी रखी कि हम ऑपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर सके। ये सारी जॉइंट ऑपोजिशन का फेलियर है मेरा ख्याल है। मगर जो पिछले 2 साल के अंदर जिस किस्म की कारकर्दगी और नालायकी पीटीआई हुकूमत की सामने आई है और जिसकी बेपनाह तकलीफ हमारे हलकों में हमारी आवाम को नजर आ रही है, उसके बाद अब नागुज़ीर हो गया है कि ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हों। बल्कि ना सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज बट आज आपके सामने देखें कि इनके इत्तेहादी जो हैं वो भी इस चीज को रिव्यू करने के ऊपर फोर्स्ड हैं कि वो इस हुकूमत के साथ क्या चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। आपको याद होगा कामिल अली आगा साहब ने रिसेंटली कहा कि हम इत्तेहादी इनका बन के जब अपने हलकों में जाते हैं इतनी गंदी कारकर्दगी है कि हमें अंडे मिलते हैं, अंडे पड़ते हैं। उसके बाद मेंगल साहब बजट से पहले अलहदा हो गए। उन्होंने शाहजैन बुख्ती साहब को 70 करोड़ रुपए का चेक दिया, उनका वोट खरीदने की कोशिश की और उसके बाद जब उन्होंने वोट दे दिया तो चेक बाउंस हो गया। तो इनके इत्तेहादी भी इस वक्त अनकंफर्टेबल है इनके साथ। ऑपोजिशन पार्टीज भी सारी जो पार्लियामान के अंदर है रियलाइज करती हैं कि इनसे
छुटकारा हासिल करना सही, नागुज़ीर हो सही। गया है। तो मेरे ख्याल से अब ये टाइम है कि हम ये छोटी या पुरानी अपनी गलतियों को किसी की तरफ से ठीक भी है, अगर हुई ठीक हैं, है। अली उनको अली छोड़ परवेज के साहब, हम इकट्ठा करें, शाहिद अली शाह समेटें जिलानी साहब और से इनको अपने कुछ घर भेजें। इजाफा करवाते हैं इसके अंदर नुकात का, और फिर हम जाके आफ्ताब सिद्दीकी साहब से जवाब लेंगे मुश्तरका दोनों जमातों का। एक तो इनके नुकात आ गए, अब मैं थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ख़ास तौर पर आफ्ताब सिद्दीकी साहब का उसके ऊपर ओपिनियन चाहिए। के इलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत का कानूनी तौर पर थोड़ा बहुत अगर कोई उसके ऊपर ज़ोर चल सकता है तो वो कि वफाकी हुकूमत का चल सकता है। सिंध में आपकी हुकूमत है, और लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि के इलेक्ट्रिक के जो भी मसाइल और मामला थे उस पर पीटीआई भी वहाँ धरना लगा के बैठी हुई थी कराची में के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पे। फिर अगले दिनों में एमक्यूएम ने यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिया। आपकी जो सूबाई हुकूमत है वो भी मुसलसल बयानात ज़रूर दे रहे हैं। ये क्यों नहीं काबू आ रहा कि इलेक्ट्रिक का मसला? ये क्या मतलब कोई सुपर पावर के नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर? कौन लोग हैं ये? देखें रज़ा भाई, एक चीज़ तो मैं वाजे इस पे मैं कहूँगा कि, और दो टोक बात करूँगा कि जो ये एक ऐसा जिन है, बेकाबू जिन, या एक ऐसी बला है जो काबू में नहीं आ रही है, गले पड़ गई है, गले पड़ गई है। इसका ट्रेल आप निकाले कि ये किसका कारनामा था, इसको प्राइवेटाइज करना, मतलब माजी खोदें। नहीं, माजी नहीं खोदे। पीटीआई जब माजी खोदता है तो आपको बुरा लगता है। माजी, ठीक है, माजी इसलिए खोदना जरूरी है, माजी इसलिए खोदना जरूरी है कि ताकि हम अकाउंटेबिलिटी की बात तो करते हैं लेकिन हकीकी अकाउंटेबिलिटी करें ना, फिर हम सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ना करें। और जो जिन हालात में हम रह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसी के ऊपर तो हम जरूर उसका तयन तो करेंगे। अगर हम इसका ट्रेल देखें और उसके बाद अगर हम जो इनके जो साहब हैं, जो इनके जिन्होंने जो अमेरिका में कारनामे करते हुए पकड़े गए हैं और जो इनके फाइनेंसियर भी रहे हैं, आरिफ नकवी साहब जो हैं, वो तो फिर उसका जवाब पीटीआई बेहतर बता सकती है कि उन्होंने किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे इनको जो है क्या क्या रिलीफ दिया, क्या नहीं दिया। दूसरी बात ये कि अगर बात होती है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो किसके उसमें है, देखें थरकोल से भी बिजली पैदा हो रही है। थरकोल सिंध के अंदर है, एंग्रो जो है सिंध एग्रो पावर जेन कंपनी है, वो वहां से बिजली निकाल के नेपरा को दे रहे हैं। सही, वो जाती है ऊपर से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नेशनल ग्रिड में जाती है। उसके टैरिफ्स भी कहाँ से उसके डिटरमिन होते हैं, वहीं से होते हैं। तो लाइकवाइज बहुत सारी चीजें जो है वो के इलेक्ट्रिक ठीक है अपना बिजनेस मॉड्यूल एक रख ले, लेकिन वो बिल्कुल बेलगाम घोड़ा नहीं है, नहीं बन सकता। उसको आपको वफाकी हुकूमत जब तक संजीदगी से नहीं देखेगी, आपके जो वज़रा हैं वो बैठ के सिर्फ स्टंट्स मारेंगे टेलीविजन पे बैठ के और हकीकी मानों में कुछ नहीं करेंगे, वो नोटिस नहीं लेंगे, वो पार्लियामेंट के अंदर इसके डिस्कशंस नहीं करेंगे, तो मामला नहीं सही होगा। आफ्ताब सिद्दीकी साहब सुन रहे हैं आप, ये तो चार्जशीट आपकी तरफ आ रही है सारी। अच्छा राजा साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि 1:2 का सिलसिला चल रहा है। जी जी। अच्छा देखिए, पिछला जो दौर था नवाज शरीफ साहब का, 4 साल तक उनके फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे और डिप्लोमेसी की ये हालत थी कि पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका था और पाकिस्तान की, और आखिरी 1 साल में ख्वाजा आसिफ साहब फॉरेन मिनिस्टर बने। जहाँ तक ताल्लुक है कुलभूषण का, वो उसको तो मैं थोड़ी सी बात करके खत्म करता हूँ। उसके ऊपर हमारी कंसेंसस सबके होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गया है तो हमें उस हिसाब से ही मूव करना है। हमें इंटरनेशनल लेवल को ग्लोबली उसको लेके चलना है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे कुलभूषण का मामला हो। और आप देखें कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की जो इज्जत पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ी है, वो उसका कोई मिसाल नहीं मिलती। अब आ जाए के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो AGPL जो कंपनी थी जो 2005 में, जिसको प्राइवेटाइज करके दे दिया गया कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन को 2005 में, और उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ। 2009 में 8 में फिर पार्टी की गवर्नमेंट आई और 2009 में सेल परचेज एग्रीमेंट हुआ अबराज के साथ। उस वक्त पीटीआई का कहीं जिक्र नहीं था, पीटीआई मौजूद नहीं थी। वो एक फैसिलिटेशन अरेंजमेंट और टेक ओवर हुए शेयर, 67% शेयर जो है के इलेक्ट्रिक ने खरीद लिए और अबराज ने, और 27% जो शेयर हैं वो गवर्नमेंट के और बाकी कुछ प्राइवेट हैं। उस वक्त जो अरेंजमेंट हुआ, और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद अपने FIA की जो रिपोर्ट दिखाई, उसमें 31 अरब रुपए का जो है उनको माफ किए गए उस वक्त के जो एरियर्स थे। 2012 में ये हुआ कि गैस, स्वीट सदर्न गैस का जो 32 अरब रुपए का निकलता था उसको होल्ड कर दिया गया। उसके बाद स्वीट सदर्न गैस की सप्लाई शुरू हुई। 2012 में ही या 11 में इनको तमगा इम्तियाज दिया
उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी? आरिफ नकवी साहब को जो तमगा इम्तियाज दिया गया वो पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। ये जरा पीपुल्स पार्टी बताए ना इसको कि तमगा इम्तियाज किस चीज पे दिया, एग्रीमेंट उस वक्त हुआ। और कराची की इलेक्ट्रिक की सूरत हाल पिछले 15 साल से यही है, कम बेच लोड शेडिंग वगैरह। 2016 में नून लीग की गवर्नमेंट ने कराची इलेक्ट्रिक को कहा कि हम नेशनल ग्रिड से आपको अब बिजली नहीं देंगे। ये सबको पता है, गवाह, मैं खुद भी गवाह हूं कि नहीं देने से, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नेशनल ग्रिड से जो बिजली आती है उसकी कैपेसिटी को इनहेंस नहीं किया। अब कराची के जो इश्यूज हैं, सबसे बड़ा यह है कि शॉर्टेज, एक ही कंपनी है जो मोनोपोली है, जिसकी जो जनरेशन भी उसी की है, ट्रांसमिशन भी उसकी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी है और बदमाशी भी उसकी है। सही। पहली दफा पीटीआई के कराची के एमएनएस ने धरना भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मैंने ये अनाउंस किया कि मैं इंशाल्लाह इनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहा हूँ। लॉयर से मेरी बातचीत चल रही है। इनके एग्रीमेंट छुपे हुए थे जो हमको नहीं मिल रहे थे, बामुश्किल मुझे अभी मिले। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब भी नेपरा ने इनको पैनलाइज किया या उसको इनकी इरेगुलरिटीज पे लेटर भेजे, फौरन जाके कोर्ट से ये स्टे ले लेते हैं। 8 स्टे इन्होंने लिए हुए हैं। नेपरा ने अभी 1-2 हफ्ते पहले पब्लिक हियरिंग की, जिसका शो काज नोटिस और जो उनका जो कंक्लूजन है वो अभी 1-2 दिन में आने वाला है। कराची में खाली शॉर्टेज अब बिजली नहीं है, यहाँ पे रेगुलेटरीज बहुत ज्यादा है, ओवर बिलिंग बहुत ज्यादा है और जो इनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं है, जिसको समझ के इनको दिया गया था। अब अगर मैं पीपुल्स पार्टी को कहता रहूं, पीपुल्स पार्टी नून लीग को, ये सारा ये ना सर्किल चलता रहेगा। फिर इनका जो इश्यूज है सबसे ज्यादा, ये एक इंतजामी मामला है और इसको इंतजामी तौर पर ही हैंडल किया जाना जरूरी है। सियासी तौर पर ब्लेम गेम इसके ऊपर माजी में भी होता रहा है और आगे भी शायद होता रहेगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे जारी रखेंगे हम एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तसर आपसे कमेंट में के इलेक्ट्रिक पे लेना चाहूँगा। देखें रज़ब, जो अभी इन्होंने बात की आफ्ताब साहब ने, उन्होंने एक ऐसी बात की, पूरा उन्होंने एक बैकग्राउंड वगैरह में चले गए। मैं बात ये कह रहा हूँ कि बेशक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी उस वक्त 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में, लेकिन एक चीज़ तो विल थी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ लाइन लॉसेस के मामला थे, जो कि उस वक्त की इंतजामिया ने ये बताया कि जी ये लाइन लॉसेस हैं, कहीं पर तारों का मसला है, कहीं पे कुंडा कनेक्शंस हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस केसेस उस दौर में हुए हैं कि जो लोगों को पकड़ा गया, जहाँ पर कुंडा कनेक्शन था उसका खात्मा किया गया, जहाँ पर जो स्लम एरियाज़ हैं, जो हमारी कच्ची आबादी हैं, उसके अंदर जो मामला थे उसको वो ख़त्म किया गया। ये ऑन रिकॉर्ड है, बेशक आप वेरीफाई कर लें। दूसरी बात ये कि KE के जो मामलात हैं, अगर आप हुकूमत में बैठ के ही धरना दे रहे हैं तो ये एक आई वॉश है, ये एक सिंबल, एक वो है कि इसको आप कहें कि आप इससे आप मुतमईन नहीं कर सकते। आपको कानून साजी करनी होगी, आप कम से कम ये चीज़ें तो कर सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने गैस की बात की। उस ज़माने के अंदर आपको याद होगा कि गैस की शॉर्टेज थी, जबकि फर्टिलाइजर कंपनियां भी उनको गैस पूरी नहीं मिल पा रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, और ये सारे मामला चैलेंजेस थे उस वक्त। मैं इसका जवाब दे दूं प्लीज, अगर आप इजाजत दें तो। जी, क्विकली प्लीज। अच्छा देखें, 13वां साल है जो पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सूबा सिंध में, तो ये तो कह नहीं सकता कि उस दौर में थे और आज नहीं है। ये आज भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर कुंडा सिस्टम है तो उसको हम सबको मिलके ही रिजॉल्व करना है। दूसरी बात यह कि देखें, जब एग्रीमेंट होता है, जब उन्होंने शेयर खरीदे थे तो आपको उनको पाबंद करना चाहिए था। उनके साथ क्या एग्रीमेंट किए आप लोग, कोई भी आज तक मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने आई नहीं। उनकी क्या जिम्मेदारियां थी, वो जिम्मेदारियां के इलेक्ट्रिक को पूरी करनी चाहिए थी, जो नहीं की। हमें तो 2 साल हुए ना, ये तो 15 साल से सिलसिला चल रहा है। हम देखेंगे एक बड़ा, आप देखेंगे पीटीआई ये वाइट पार्टी है जहां पे उसका MNA बैठ के कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, वो धरना भी दे रहा है अपने नेपरा के लिए। नेपरा को हम बता रहे हैं कि अपने ही दौरे हुकूमत में खुद धरना दे रहे हैं। जी
जी आपने इनको, अब अगर इतनी हाइप क्रिएट नहीं होती तो ये मसला भी कभी हल नहीं होगा। आप देखिएगा इंशाल्लाह कि ये मसला बहुत जल्द हल होगा और कराची के अवाम को सुकून मिलेगा। अल्लाह जी, अब आप अली परवेज मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। अली परवेज साहब, कहा जा रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही नैब कवानीन में तब्दीली के लिए तैयार हैं, रुकावट कहाँ पर है, सवाल नंबर 1। और आज बिलावल साहब की जो स्पीच थी जिसके अंदर उन्होंने नैब को अक्सर ख़त्म कर देने की बात की, क्या इससे आपकी पार्टी इत्तफाक करती है? देखिए रजा भाई, नहायत ही आजिज़ी से जो मेरे बड़े भाई आफ्ताब सिद्दीकी ने बताया कि कितनी कामयाब फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे चल रही, मैं इनसे सिर्फ गुजारिश ये करूंगा, जून के एंड के अंदर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है ऑन टेररिज्म, उसके अंदर जो पाकिस्तान को वो स्पॉन्सर ऑफ स्टेट टेररिज्म के, और वो जिस तरह उसके अंदर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया, तो काइंडली वो पढ़ लें। और दूसरी मिसाल छोटी सी ये है वो केएल समिट की, जिसके ऊपर हमने खुद होस्ट करवाई और बाद में खुद ही ना जा सके। तो माशाल्लाह इतनी कामयाब फॉरेन पॉलिसी, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो चल रही है, जो पीपल्स पार्टी से ही फॉरेन मिनिस्टर चलते आ रहे हैं माशाल्लाह। तो चले, हमें रिजल्ट से गर्ज है, ये जाके जिस मर्जी इंसान को जितनी जिम्मेदारी दें, ये इनका फैसला है। अब आपने कहा कि नैब कवानीन को आगे लेके किस तरह चल रहे हैं और क्या नैब को खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखें रजा भाई, हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है कि आपका अक्रॉस द बोर्ड एंड सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस होता हुआ एहतसाब अगर होएगा तभी हमें काबिल कबूल होगा। ये नहीं हो सकता कि इसका दोहरा मेयार हो और आप किसी शख्स की पसंद और नापसंद के मुताबिक अपने जो एहतसाब के इदारे हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। और आज तक ये बात पिछले 2 साल के अंदर आपको अपोजिशन की पार्टियां, मेरे भाई शाह साहब की पार्टी से सुनने को मिली, मेरी पार्टी से सुनने को मिली, पर आज तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस अपनी जजमेंट्स के अंदर ये लिख के कह रहे हैं कि किस तरह से आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये इदारे इस्तेमाल किए हैं। तो क्लियरली जिस शक्ल के अंदर ये आज मौजूद है उस तरह से तो ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। बेहतर ये होता कि इमरान खान साहब थोड़ी सी पॉलिटिकल विजडम और फोरसाइट का दिखाते, और जब हमने इन असेंबलियों के अंदर आए और वहां पे एहतजाज शुरू किया, चाहे वो इलेक्शन के रिजल्ट्स की नाम मंजूरी की शक्ल के अंदर था या जो ये पॉलिटिकल विच हंट की शक्ल के अंदर था, उस वक्त इमरान साहब अगर अपना हाथ बढ़ा के ऑपोजिशन को इकट्ठा करते और वजीर आजम पाकिस्तान बन के लीडर ऑफ द हाउस का किरदार अदा करते तो यकीनन अच्छा होता। आज तो ऑपोजिशन पार्टीज मुल्क की बेहतरी के लिए अगर कानून को इम्प्रूव करने जाएंगी तो इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं है। अब तो जो नैब के चेयरमैन को थोड़ी सी ग्रेस दिखानी चाहिए और इस फैसले के बाद खुद ही स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। अच्छा। तो ये पाकिस्तान में ऐसी रिवायत कहाँ मिलती है अली हम साहब? अपना बिल्कुल नहीं चले, मुल्क के चले, वो अल्लाह बेहतरी का दिन, हर मतलब जो आने वाला दिन है आज से बेहतर हो, हम तो इसी उम्मीद के साथ आगे चल सकते हैं। पर जो कानून को बेहतर करने के लिए कोई और इदारा आपको क्रिएट करना है या एक आपको बेहतर अंदाज में एहतसाब होता हुआ नजर आए और किसी की पसंद नापसंद के मुताबिक ना हो, इसके लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जिम्मेदारी होगी और आई एम श्योर शाह साहब की पार्टी भी वो भरपूर अपना किरदार उसके अंदर आप नजर आएगी। ठीक है जी। जनाब शाहिद अली शाह जरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, नैब खपे या ना खपे? जी नैब न खपे, ना खपे। उसकी वजह यह है कि नैब जो है नैब तो आपको पता है कि दुम पे पाऊं है सर। देखें ये कि वो नैब का शॉर्ट फॉर्म तो नैब है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा इसका है, लेकिन मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा आपको बताना। लेकिन देखिए एक बात सुने, हमारे पास ये मलिक साहब भी हैं बैठे, हमने बात की थी दोनों जमातों ने और बड़ी माकूल बात की थी। हमने एक दूसरे को यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स वाले फॉर्मूले पे नहीं की थी। अमूमी तासुर यही है वैसे जी। वो ये थी कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, ठीक है। अगर आप हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे थे, ये जो डिस्टर्बेंसेस हुई, बीच में पनामा आ गया, दीगर चीज़ें हो गई, हम ठीक है आपस में इशूज़ पे लड़े, हम एक दूसरे को करते हैं, वो पॉलिटिक्स में होता है, दैट्स पार्ट ऑफ इट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग हेल्दी पॉलिटिक्स कर रहे थे। हम ये जो है वो घसीटो और लटका दो उसको वो जी, इसमें आप फॉल्सली इम्प्लिकेट कर रहे थे। अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी उन्होंने हवाला दिया तो वो भी एक अपनी जगह पर मौजूद है। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास जो मामला है वो ये है कि देखें इस वक्त जो बिलावल साहब की आज स्पीच थी कि उसका तो जवाब खैर वो है ही नहीं ना BRT का है, ना आटा का है, ना चीनी का है, ना वो पोस्ट ऑफिस का है, ना ये कुलभूषण के मामले का है, ना वो और चीज़ों का है। फॉरेन पॉलिसी के बारे में अभी ये बात कर चुके हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इस वक्त और इससे ज़्यादा कई जितनी हुकूमत ने इश्यूज़ को मिस हैंडल किया है,
कश्मीर इशू को मिसहैंडल किया है, सिर्फ तकरीर कर दी, वाह करवा दी, डिप्लोमेटिक फोरम्स पे कुछ नहीं किया। आपने ये जो मलेशियन कॉन्फ्रेंस की बात की इन्होंने, उसका एक बहुत बड़ा सेटबैक हमें मिला। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपने इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोमिस किए, इससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी मैं करने जा रहा हूँ रज़ा साहब, एंड आई होप कि ये मलिक साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे कि इस वक्त आपके FATF के मामलात भी दोबारा से लटकना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपके पास तैयारी की जा रही है, एक ड्राफ्ट बिल लाया जा रहा है एंटी टेररिज्म लॉ के हवाले से, जिसके अंदर आपके पावर्स जो हैं वो सेक्रेटरी इंटीरियर या होम सेक्रेटरी और कुछ हमारे जो मिलिट्री की जो लोग हैं उनको ये 90 दिन का पावर जो है वो देंगे, जिसमें आपको बेल भी करा सकते हैं। कमेटी बनी है पार्लियामानी, उसके ऊपर रिव्यू करने अब इसको ये मामलात अगर आप करें तो FATF के अंदर आप क्या मुंह लेके जा रहे हैं? इसका मतलब कि आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। आपको इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। इसके अलावा आपका इस वक्त सबसे कोर आपका इम्पोर्टेंट बिलियन ट्री सुनामी का जो है वो सुनामी, तो मेरे ख्याल से अब वो उसमें से हवा भी निकल गई है, उसका वो जोर भी टूट गया। आखिरी बात मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये मैं कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है आपके पास, अभी पुलों के नीचे से पानी अभी बहा नहीं। अच्छा, आप अभी भी अगर थोड़ा सा होश के नाखुन लें, आप इस वेंडेटा पॉलिटिक्स को अगर आप एक तरफ कर दें, ख़त्म कर दें, और आप एक विजडम ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करें। पार्लियामानी पार्टी जमातें हैं, आपको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। सारी जमातें 12 कहती आई हैं कि आप कम से कम चीज़ों को पार्लियामेंट्री फोरम्स पे लाएं, कमिटीज बनाएं, रिव्यू करके आफ्ताब सिद्दीकी साहब कंक्लूड कीजिएगा। सवाल वही है कि नैब खपे या ना खपे। बिल्कुल रजा साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, कल आपने चौधरी एतजाज एहसन साहब का इंटरव्यू सुना होगा ARY के ऊपर। वो बिल्कुल आप देखें कि क्या फरमाया उन्होंने। 90s की जो सियासत थी उसमें किस तरह नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियां की है, उनकी लीडर की तस्वीरें जो है ना हेलीकॉप्टर से फेंकी है, और जो जिस किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। सर वो पुरानी बात है ना, COD में तो मामला तय हो गए ना, दोनों जमातों ने तो आपस में तय करके एक वे फॉरवर्ड निकाला ना, उसको उसके बाद क्या तय हुआ कि फ्रेंडली अपोजिशन। पिछले 12 साल से ये फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे हैं। जब ये पीपल्स पार्टी थी नून लीग ने की, जब नून लीग थी तो पीपल्स पार्टी ने फ्रेंडली अपोजिशन की। आप देखें दोनों लीडरों के बयान देखें। शहबाज शरीफ साहब का बयान देखें जिसमें उन्होंने अपने माइक गिरा दिया और कहा कि मैं जरदारी साहब को खींचूंगा वहां से लेके और लाहौर तक, लाहौर से लेके पेशावर तक। और इसी तरह जरदारी साहब के बयान देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान देख लें कि एक दूसरे को किस तरह करप्ट ये कहते रहे। अगर आप इस बात पे आएंगे तो मैं खान साहब के आपको 10 बयान ऐसे बता दूंगा, फिर मेरे ख्याल से आप बात नहीं कर पाएंगे। हम बीच में अगर ना बोले तो ज्यादा मुनासिब, बड़ा अच्छा कंडक्ट किया रजा साहब ने। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक दूसरे के आप अपनी बात तैयार हो प्लीज। जी आफ्ताब साहब, फिर देखें फिर किस तरह दोनों लीडरों ने एक दूसरे के जो ना टांगे खींची है, किस तरह गाली गलोच हुई है। आज मुफादात की सियासत के खातिर, क्योंकि अब उनके पास नैब का इश्यूज आ गए हैं, इनकी करप्शन आ गई है। मुझे तो शर्म आती है ये देखते हुए और सुनते हुए कि कौन जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया हुआ जो कन्विक्टेड है नवाज शरीफ, उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं। इनका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भागे हुए हैं कराची से, पाकिस्तान से भागे हुए हैं। कहाँ गए वो, क्यों भागे हुए? अगर उनको कोई डर नहीं तो वापस आए। और फिर दूसरा आप देखिए कि किस तरह दोनों पार्टीज एक दूसरे को अब आजकल क्योंकि मुफादात की सियासत है तो अकोमोडेट कर रही है। नैब जो थी इनके दौर में आई, नैब का कानून इनका दौर था ना 10 साल का, नैब पहले बनी थी। उस 10 साल में आपने नैब के कवानीन को क्यों नहीं खत्म किया, क्यों नहीं चेंज किया? और अभी 2 साल से भी आप कौन सा बिल नैब के हवाले से लाए हैं? आप लेके आते कि अगर नैब ये ज्यादती कर रही है, नैब के ये कवानीन जो ना चेंज होने चाहिए। एक अगर देखिए हमने सबने मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। ये तो टॉक शो में जितने भी होते रहेंगे पॉइंट स्कोरिंग अलग बात है, बिल लेके आइए, उस पर पॉजिटिव चीज होगी, हम जरूर उसको आपको सपोर्ट करेंगे। वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ये नहीं है कि पिछले 10 सालों में करप्शन हुई है, आइंदा भी हो सकती है, जिसको रोकना है। हमारा काम क्या है कि आज नजला जुकाम खांसी बुखार का इलाज नहीं करना, हमने वो सर्जरी करनी है जिसके फायदे हों अगले 10 सालों में हमारी आने वाली जनरेशन को हैं। 50 साल के बाद 2 डैम का इफ्तिताह हुआ है, वो 2 डैम बनने जा रहे हैं, वो 9 साल में बनेंगे। उसका फायदा भी फौरन तो हमें PTI को नहीं पड़ेगा। हमारी जो पॉलिसीज हैं वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज नहीं है या 5 साल की पॉलिसीज नहीं है कि हम इलेक्शन जीतने के ऊपर जाए कि इलेक्शन की पॉलिसीज हो। अली परवेज साहब 30 सेकंड है मेरे पास। जी रजा भाई, मेरे बड़े भाई ने नहायत ही अच्छी बातें की, पर मुझे बताएं निकालते इकामे के पीछे हैं
अरशद मलिक को ब्लैकमेल करते हैं और यहाँ पे आके हमें मोरालिटी की कहानियां सुनाते हैं। उसके बाद जुल्फी बुखारी का इकामा निकलता है तो कहते हैं वो टेक्निकलिटी है। पनामा के ऊपर जो है ना, और किस तरह प्लेट दामन वक्त में गुंजाइश खत्म होने के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को नहायत दिलचस्प होने के बावजूद इसी जगह पे समेटना होगा। बशर्ते सेहत व ज़िंदगी इख्तिताम हफ्ता के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमानान गिरामी का बेहद शुक्रिया, कीमती वक्त हमारे नाजरीन के लिए निकाला। कोविड के हवाले से एहतियात जारी रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। जी पाकिस्तान के लिए।